मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र चर का परिवर्तन। दो मेथड हमने पढ़ लिए। आश्रित चर के परिवर्तन से हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही मेथड में हमने आश्रित चर का परिवर्तन किया। अभी हम स्वतंत्र चर का परिवर्तन कर कर कैसे ज्ञात करते हैं दी गई समीकरण का हल वो देखेंगे। सबसे पहले हमारी इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर की जिसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं, जनरल फॉर्म है आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ये है हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पी क्यू आर क्या होते हैं, क्या थे यहाँ पी क्यू आर, पी क्यू और आर तीनों ही यहाँ पर हैं एक्स के फलन। केवल और केवल एक्स के फलन है, ऐसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। ना ही कांस्टेंट है ना ही वाई के हैं। ठीक, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर यहाँ पर केवल और केवल किसके फलन होंगे, एक्स के फलन होंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें स्वतंत्र चर का परिवर्तन करना है। तो जब भी आप स्वतंत्र चर का परिवर्तन करते हैं तो आपके अवकल गुणांक को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि आश्रित चर y का अवकल गुणांक यहाँ सेकंड ऑर्डर का जो है वो x का है, यहाँ भी अवकल गुणांक x का है। तो हमें यहाँ जब हम स्वतंत्र चर को बदलेंगे तो अवकल गुणांक भी बदलेगा, पी क्यू आर भी बदलेंगे, क्योंकि पी क्यू आर किसके फलन है, x के। और जब आप x को ही बदल दोगे तो पी क्यू आर जो x के फलन है वो भी किसी नए चर के फलन हो जाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस होंगे पहले हम ये देखेंगे। जैसे ही हम स्वतंत्र चर x को किसी नए स्वतंत्र चर z से बदल देंगे तो हमारे पास p भी बदल जाएगा, q भी बदल जाएगा, r भी बदल जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी x के फलन है तो ये तीनों चेंज होंगे। साथ में d अपॉन dx डेरिवेटिव बदल जाएगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव दोनों चेंज हो जाएंगे। तो स्वतंत्र चर के परिवर्तन से हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये सारी चीजें चेंज होंगी। दूसरी बात क्या मानकर चेंज करेंगे। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर, समघात रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। तो वहां भी हमने स्वतंत्र चर का परिवर्तन किया और पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ z बराबर log x मानकर किया, क्योंकि वहां सारी इक्वेशन एक जैसी थी, सारी इक्वेशन में सिमिलरिटी थी कि वो सब समघात थी। तो हमारा काम हो गया सिर्फ एक ही रिलेशन से हर क्वेश्चन के अंदर हमने z बराबर log x मानकर हल निकाला। लेकिन अब यहाँ पर हम x और z का कौन सा रिलेशन काम में लेकर बदलें वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग मानना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा हर क्वेश्चन में क्या माने, तो उसके लिए प्रोसेसिंग क्या है ये देखेंगे। कैसे हम मानकर निकालेंगे, क्या मानना चाहिए वो हमें बाद में पता चलेगा, चेंज करने के बाद। अब हम सोचेंगे कि चेंज करने के बाद पता चलेगा तो फिर चेंज ही कैसे करेंगे। तो आपको चेंज डायरेक्ट करना है। x को z से बदलने पर जितनी जगह x है सब जगह z लिख देना है, और x को z से हम सिर्फ z से बदल देंगे, x की जगह z आ जाएगा, नई इक्वेशन आ जाएगी और उस इक्वेशन की सहायता से आगे जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन था जिसकी वजह से, जिसको मानकर हमने परिवर्तन किया। जैसे इक्वेशन 1 आपकी y और x में है और हम यहाँ स्वतंत्र चर का परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या माना मैंने, माना स्वतंत्र चर x को नए स्वतंत्र चर z से बदलने पर। ठीक है, अब क्या मानकर बदला ये अभी नहीं पता, लेकिन जब हम बदलेंगे तो ये जरूर पता है कि क्या क्या बदलेगा। जैसे ही हम स्वतंत्र चर x की जगह z लेकर आएंगे तो हमें पता है एक तो डेरिवेटिव बदलेगा फर्स्ट ऑर्डर का, एक डेरिवेटिव बदलेगा सेकंड ऑर्डर का, p बदलेगा, q बदलेगा और r बदलेगा। जो जो x के फलन है वो सब बदलेंगे ये पता है, लेकिन नए फलन क्या आएंगे ये नहीं पता।
ये हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास z और x का रिलेशन होगा। तो वो रिलेशन बाद में डेवलप होगा, पहले हम बदल देते हैं। तो x को हमने z से बदला, तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dz स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव ये आएगा x की जगह z का, प्लस p x का फलन है और इस x को हम z से बदल रहे हैं, तो p की जगह z का फलन आ जाएगा, और z का फलन आएगा तो उसे मैं किससे लिख रही हूँ, p1 से। p एज इट इज नहीं लिख सकते क्योंकि p तो x का फलन है और आपने x को z से बदल दिया है, तो नया फलन z का होगा और उस z के फलन को मैं नया नाम दे रही हूँ p1, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता p1 क्या आएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx कैन बी रिप्लेस बाय dy अपॉन dz, ठीक, प्लस q x का फलन है और उसे भी रिप्लेस कर दिया z से, तो नया फलन लिख दिया q1। y एज इट इज रहेगा, स्वतंत्र चर बदल रहे हम, आश्रित चर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आश्रित चर y ही रहेगा पूरी इक्वेशन में। राइट हैंड साइड में r x का फलन है, उसे भी रिप्लेस कर दिया मैंने r1 से, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। स्वतंत्र चर का परिवर्तन कर दिया मैंने x की जगह z से। अब इक्वेशन नंबर 2 y और z में है, आश्रित चर y और स्वतंत्र चर z है। हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और y का मान z की फॉर्म में निकालेंगे और वापस z का एलिमिनेशन कर कर x की फॉर्म में आंसर लेके आएंगे। लेकिन अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको P1 Q1 R1 पता होने चाहिए, और P1 Q1 R1 आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी जिससे इक्वेशन नंबर 2 या तो अचर गुणांकों वाली बन जाएगी या फिर समघात बन जाएगी, जिसका सॉल्यूशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के रिड्यूस तो पूर्व मेथडों में ही होगी। रिड्यूस इक्वेशन जब भी आप करेंगे तो हमेशा पहले की विधियों में करेंगे। तो यहाँ पर ये अचर गुणांकों की नहीं थी, लेकिन परिवर्तन के बाद अचर गुणांकों की बनेगी। और कैसे बनेगी? P1 Q1 R1 क्या है? तो उनके फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनके फॉर्मूले हैं। जैसे पिछले मेथड में आपने I और S निकाला फॉर्मूले से, ऐसे ही हम P1 Q1 R1 निकालेंगे। क्या है P1? P1 का फॉर्मूला है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। p का फॉर्मूला क्या है आपके पास? P1 का फॉर्मूला है आपके पास d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक। Q1 का फॉर्मूला है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये सब डेरिवेशन से आए हैं, हम सिर्फ प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। R1 का फॉर्मूला है r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन जो भी था उसकी जनरल फॉर्म ये है। जनरल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने स्वतंत्र चर x को नए स्वतंत्र चर z से बदल दिया। क्या मानकर बदला? इनिशियली हमें नहीं पता, लेकिन बाद में पता चलेगा। जैसे ही आप x को z से बदलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिड्यूस इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 में चेंज हो जाएगी। समीकरण 2 को हल करने के लिए हमें P1 Q1 R1 चाहिए, जिनके आपके पास फॉर्मूले हैं P1 Q1 और R1 के, ठीक। अब अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो फिर से प्रॉब्लम ये है कि P1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको dz अपॉन dx चाहिए। z का x के सापेक्ष प्रथम अवकलज, द्वितीय अवकलज, और z और x का डिफरेंशिएशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास z और x में एक समीकरण होना चाहिए। तो सबसे पहला काम z और x का रिलेशन निकालना है। इसके बाद जब आपके पास z और x का रिलेशन आ जाएगा तो उस रिलेशन की सहायता से आप P1 निकाल पाएंगे, R1 निकाल पाएंगे, Q1 निकाल पाएंगे,
और P1 Q1 R1 यहाँ रखकर समीकरण 2 को हल कर पाएंगे पूर्व विधियों द्वारा। और जब हम हल कर लेंगे तो y का मान आ जाएगा z के रूप में और लास्ट में z का एलिमिनेशन कर देंगे जो हमने मानकर चेंज किया है उसकी सहायता से। अब देखिए कैसे निकालेंगे z और x का रिलेशन। यहाँ तक का काम सब क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। जो भी क्वेश्चन है उसको जनरल फॉर्म में चेंज करके स्वतंत्र चर का परिवर्तन करके समीकरण 2 यही लिखनी है। समीकरण 2 में P1 Q1 R1 के फॉर्मूले फिक्स है। अब आपको पहला काम है रिलेशन निकालना बिटवीन z एंड x कि आपने क्या मानकर स्वतंत्र चर x को z से बदला है। सबसे पहले वो ज्ञात करना है और वो किससे ज्ञात होगा, वो ज्ञात होगा हमारा इससे। कैसे ज्ञात होगा, अब हम Q1 को अचर मानकर, Q1 को क्या मानकर, अचर कांस्टेंट मानकर रिलेशन निकालेंगे z और x में। मेथड है Q1 को कांस्टेंट मानकर z और x में रिलेशन निकालेंगे। कैसे देखिए, Q1 को मैंने मान लिया कांस्टेंट तो Q1 की जगह रख दूंगी कोई भी कांस्टेंट। Q1 को जब आप अचर मानेंगे तो अचर कुछ भी माना जा सकता है। अचर आपने a मान लिया, c मान लिया, b मान लिया, 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 5 मान लिया, कुछ भी। Q1 को आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही क्या रहेगा, Q1 को Q के अकॉर्डिंग कांस्टेंट मानिए। Q के अंदर जो भी अचर भाग है, Q के अंदर जो भी आपके पास कांस्टेंट पार्ट है उस पूरे कांस्टेंट पार्ट को हम Q1 एज्यूम कर इजीली सॉल्व कर पाएंगे बजाय किसी और कांस्टेंट के। तो हम Q1 को अचर मानेंगे यानी Q1 की जगह कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और जब देखिए आप Q1 की जगह कांस्टेंट रखेंगे तो इस वाली टर्म का पक्षांतरण इधर कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो dz अपॉन dx का स्क्वायर बराबर q, और स्क्वायर हटाएंगे तो dz अपॉन dx बराबर q आ जाएगा अंडर रूट q, और रूट निकाल लेंगे तो dz अपॉन dx बराबर जब आपके पास q आएगा, ठीक, तो q किसका फलन है, x का फलन। dx को यहां लेके जाएंगे तो dz बराबर q dx हो जाएगा। x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, और z बराबर आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। यहां से निकलेगा z और x का संबंध कि इस क्वेश्चन में हमने z बराबर क्या मानकर हल किया है। फिर से देखिए क्या करेंगे, Q1 को कांस्टेंट मानेंगे, माना Q1 बराबर अचर, तब Q1 की जगह तो मैंने कांस्टेंट रख दिया इज इक्वल टू Q dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इस पद का पक्षांतरण यहां किया तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन कांस्टेंट, ठीक है। और स्क्वायर हटा देने के बाद dz अपॉन dx इज इक्वल टू Q अपॉन कांस्टेंट। और अब ये पूरा फंक्शन किसका है बताइए, ये राइट हैंड साइड का फंक्शन किसका है, राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो कौन से चर का है, नीचे तो कांस्टेंट है, ऊपर Q है, और Q किसका फलन है, Q किसका फलन है, x का फलन है। Q x का फलन है तो हम x का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद यहां से z और x में रिलेशन आ जाएगा। z और x में रिलेशन आना ही हमें बताएगा कि हमने इस समीकरण को क्या मानकर परिवर्तित किया है, ठीक है। क्या करा, Q1 को कांस्टेंट माना, Q1 की जगह कांस्टेंट रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dz अपॉन dx की वैल्यू निकाली, और dz अपॉन dx से इंटीग्रेशन करके z और x में एक संबंध लेकर आए। z और x में ये संबंध आपको बताएगा कि हमने इस इक्वेशन में ये मानकर चेंज किया है, और z और x में ये जो संबंध आएगा उसी संबंध से हम देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकाल पाएंगे।
प्रथम अवकलज तो यहीं से आ जाएगा, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करके द्वितीय अवकलज आ जाएगा। p का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव p, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पता है। तब आ गया p1 का मान। q1 कांस्टेंट मान ही दिया तो q1 का मान दोबारा नहीं निकालना है। r1 का मान, r का मान पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पता है तो r1 आ जाएगा। तो यहां से हम p1 और r1 निकाल लेंगे q1 को कांस्टेंट मानकर, और तीनों वैल्यूज को रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तब समीकरण 2 पूर्व विधि द्वारा हल की जा सकती है, जिसको हम पूर्व विधि से हल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 या तो बनेगी आपके पास कांस्टेंट कॉफिशिएंट की, या बनेगी होमोजीनियस, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगी। और कांस्टेंट कॉफिशिएंट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, निकालना सीख चुके हैं, तो आगे सॉल्यूशन पूर्व विधियों द्वारा होगा। बताइए, आया मेथड समझ में? प्रोसेसिंग क्या है आपको सिर्फ ये समझनी है, हाउ टू सॉल्व, बस इतना सा। डेरिवेशन क्या है उस पर मत जाइए, डेरिवेशन से ही ये सारी चीजें आई हैं। ये सारी टर्म्स जो p1 का फॉर्मूला, q1 का, r1 का फॉर्मूला आया है वो डेरिवेशन से आया है। और डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी। यहाँ नहीं, आगे भी हर जगह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर आप पढ़ेंगे डीई, तो डीई के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस आती हैं सॉल्व करने के लिए। तो अभी आपको मेथड आया समझ में? क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें पी क्यू आर छांटने हैं, फिर x को नए स्वतंत्र चर z से बदलकर डायरेक्ट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 की फॉर्म में रिप्लेस करना है। इक्वेशन 2 की फॉर्म में रिप्लेस करने के बाद p1 q1 r1 निकालने के लिए q1 को कांस्टेंट मानेंगे अकॉर्डिंग टू q के अनुसार हम q1 को कांस्टेंट मानकर z और x का रिलेशन निकालेंगे, और z और x के रिलेशन से फिर हमारे पास p1 और r1 का मान आएगा, और p1 r1 का मान आने पर इक्वेशन 2 सॉल्व की जा पाएगी। p1 q1 r1 का मान यही बता रही हूं आशीष मैं आपको कि p1 q1 r1 का मान पहले q1 को कांस्टेंट मानकर z और x में रिलेशन निकालना पड़ेगा, और p1 को कांस्टेंट, q1 को कांस्टेंट मानकर z और x के इस रिलेशन से आएगा p1 का मान और r1 का मान, जिसे आप रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। और जब आप समीकरण नंबर 2 में p1 q1 r1 रख देंगे z की फॉर्म में, तो समीकरण 2 y और z में बन जाएगी अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण या समघात रैखिक अवकल समीकरण, जिसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्लियर है मेथड? अभी हम इस मेथड पर बेस्ड एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है एक, इसको देखते हैं हम इस मेथड पर बेस्ड। x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx माइनस 4x क्यूब y इज इक्वल टू 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। साइन स्क्वायर x नहीं है, साइन x स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि d2y का गुणांक इकाई नहीं है। x का डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx माइनस 4x स्क्वायर y और 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। एक x कैंसिल यहाँ और यहाँ 1 अपॉन x। अब अगर ये हमारी जनरल फॉर्म है x और y वाली, तो p q r यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। p होता है dy अपॉन dx का गुणांक माइनस 1 अपॉन x, q y का गुणांक 4x स्क्वायर, r राइट हैंड साइड 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर।
ये पी क्यू आर हमने अलग कर लिए। और अब हम डायरेक्ट समीकरण 1 को समीकरण 2 में परिवर्तित कर देंगे, यानी x को z में बदल देंगे। स्वतंत्र चर x को z से बदलने पर समीकरण 1 क्या होगी, आप डायरेक्ट लिखेंगे d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। आपको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। p1 q1 r1 हम निकालेंगे और उससे पहले हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन z एंड x, और रिलेशन हम q1 को कांस्टेंट मानकर निकालेंगे। अब देखिए q1 को कांस्टेंट कैसे मानना है। वैसे तो आप q1 को कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट, जैसे c मान लिया, जैसे हमने 3 मान लिया, 4 मान लिया, तो q1 को हम कुछ भी मान सकते हैं कांस्टेंट। लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या होगा, ज्यादा सुटेबल होगा q के अकॉर्डिंग मानना। q के अकॉर्डिंग देखिए ये रहा q के अंदर वेरिएबल के अलावा जो भी कांस्टेंट पार्ट है उस पूरे को q1 मानिए। तो देखिए x तो वेरिएबल है, -4 कांस्टेंट आ रहा है, -4 कांस्टेंट आ रहा है, तो q1 को हम -4 मान लेते हैं, और -4 कांस्टेंट नंबर है तो कुछ भी माना जा सकता है, पर हम सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग -4 लेके चल रहे हैं। क्लियर है? आ गया ये टर्म समझ में कि q1 को कैसे मानेंगे कांस्टेंट। q1 को q के अकॉर्डिंग मानेंगे। q में आपको जो भी कांस्टेंट पार्ट दिखाई दे रहा है उसको आप q1 मान लीजिए। -4 दिख रहा है हमें, -4 ले लिया। तब क्योंकि q1 का फॉर्मूला क्या होता है, q1 का फॉर्मूला होता है q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपका q1 का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर q की जगह q रखिए, q1 की जगह q1 की वैल्यू रखिए। q1 की वैल्यू है -4, q की वैल्यू है -4x स्क्वायर dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। क्लियर? -4 से -4 कैंसिल हो गया और dz अपॉन dx का पक्षांतरण करके इधर लेकर आए। ठीक है, यहाँ 1 बचा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इधर लेके आए, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल करने पर dz अपॉन dx बराबर आ गया x। ठीक है, और dx को इधर लेके जाके समाकलन करेंगे तो z बराबर आएगा x स्क्वायर बाई 2। कौन सा रिलेशन मानकर हम यहाँ पर बदलेंगे, कौन सा रिलेशन मानकर बदलेंगे, z बराबर x स्क्वायर बाई 2 मानकर। ठीक है, यानी इस इक्वेशन के अंदर हमने स्वतंत्र चर x को नए स्वतंत्र चर z से बदला। क्या मानकर बदला, z बराबर x स्क्वायर बाई 2 मानकर बदला। तो पता चल गया रिलेशन। हर क्वेश्चन में ये रिलेशन अलग अलग होगा। z बराबर x स्क्वायर बाई 2 मानकर बदला है हमने इस वाले क्वेश्चन में। तो अब ये रिलेशन तो आ गया, और q1 हमारा कांस्टेंट है, p1 और r1 भी निकाल लेते हैं। p1 का फॉर्मूला है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा p1 का। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। देखिए d2z अपॉन dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ऑलरेडी है dz अपॉन dx। dz अपॉन dx बराबर x है, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक बार और इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे आएगा 1, x का 1 हो जाएगा। यस प्राची, प्लस p की जगह p की वैल्यू रखेंगे और p की वैल्यू है -1 अपॉन x, p की वैल्यू है -1 अपॉन x,
तो यहाँ पर आ जाएगा p की जगह -1/x। ठीक है, dz/dx की जगह dz/dx की वैल्यू रखेंगे x अपॉन dz/dx का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 हो गया, p1 की वैल्यू 0 आ गई। r1 की वैल्यू r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। r की जगह r की वैल्यू रखी हमने, r की वैल्यू है 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और r1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 साइन x स्क्वायर। अब ये x की फॉर्म में आया है, आपको r1 भी जड़ का फलन बनाना है। ये सब जड़ के फलन है क्योंकि अब स्वतंत्र चर बदल चुका है, x की जगह z हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि p1 q1 r1 में कहीं भी x नहीं आना चाहिए। r1 की वैल्यू x की फॉर्म में आई है तो हम इसे z में भी चेंज कर सकते हैं। x स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, रिलेशन देखिए ये रहा, x स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं 2z, तो ये हो जाएगा 4 साइन 2z। बताइए यहां तक आ गया समझ में? क्या किया हमने, सबसे पहले x को z में चेंज किया, ये इक्वेशन आई। q1 को q के अनुसार कांस्टेंट माना और q1 को कांस्टेंट मानकर हमने फॉर्मूले से रिलेशन निकाला बिटवीन z एंड x। रिलेशन आ गया z और x का, उसकी सहायता से हमने फिर p1 की मान निकाला, r1 का मान निकाला और r1 को z की फॉर्म में बदल लिया। क्लियर? अब यहां से p1 q1 r1 तीनों का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपके पास क्या आएगी समीकरण, d2y अपॉन dz स्क्वायर। p1 की वैल्यू 0 है, 0 हो गई, q1 की वैल्यू -4y, r1 की वैल्यू 4 साइन 2z। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन 2 को देखकर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये कौन सी इक्वेशन है। बताइए कौन सी इक्वेशन बन गई है, बताइए जल्दी, कौन सी इक्वेशन बन गई है? सेकेंड इक्वेशन में p1 q1 r1 की वैल्यू रखने के बाद ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, किस फॉर्म में रिड्यूस हो गई है? ये बन गई आपके पास अचर गुणांकों वाली कांस्टेंट कॉफिशिएंट वाली इक्वेशन, चैप्टर नंबर 3। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 बन गया विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट। और इसको सॉल्व करने के लिए हम CF और PI निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m² -4 और यहां से m के मान +-2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e⁻²z c2 e⁻²z। PI निकालेंगे तो PI के लिए इसको अपॉन में लेके गए, d² -4 कांस्टेंट है, साइन 2z, और साइन का करने का तरीका हमें पता है, d की जगह डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू, तो d² की जगह यहाँ रखेंगे z का गुणांक का स्क्वायर विद माइनस साइन, तो 2 का स्क्वायर 4 और d² की जगह रखेंगे -4 -4 -8 -1/2 साइन 2z। ये इसका आ गया PI। CF PI दोनों आ गए तो जनरल सॉल्यूशन आएगा y का, y बराबर c1 e⁻²z c2 e⁻−2z -1/2 साइन 2z। आ गया मान, y का मान आ गया z के पदों में। और अब आपको z को वापस से एलिमिनेट करना है x में, और z को x में एलिमिनेट करने के लिए z की जगह z की वैल्यू रखेंगे x² 2
और एक्स स्क्वायर बाई टू रखेंगे तो y हो जाएगा c1 ई की पावर एक्स स्क्वायर c2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2